नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक, क्या होता है प्रतिरोध का संयोजन? देखिए, प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? या तो आप कर सकते हैं सीरीज कम्बिनेशन को बोलते हैं श्रेणी क्रम, या फिर पैरेलल कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम? समांतर क्रम। तो दो प्रकार से हम किसी भी रजिस्टर को जोड़ सकते हैं। देखिए, इससे जानने से पहले आपको जानना होगा कि प्रतिरोध क्या होता है और ओम का नियम क्या होता है। जब तक आपको ओम का नियम और प्रतिरोध के बारे में नहीं पता होगा, आप समझ नहीं पाएंगे। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक पदार्थ का वह गुण क्या होता है? किसी चालक प्रतिरोध का क्या होता है? वह गुण है। किसी भी चालक पदार्थ का वह गुण है जो उसमें धारा फ्लो कराने में या फिर धारा प्रवाह का विरोध करता है। ठीक, क्या करता है? वह विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रोकना, रोध से समझ आ रहा है, रोकना। ठीक, तो प्रतिरोध किसी चालक को गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अपोज करता है, फिर विरोध करता है। उसका होता है ओम का नियम। क्या आता है? ओम का नियम। देखिए, ओम का नियम होता है जब किसी चालक के बीच विभवांतर क्या जाता है, विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित। तो क्या होती है? जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो एक वैज्ञानिक था, जर्मन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम था ओम। उन्होंने कहा जो धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है? जो उसमें धारा प्रवाहित होती है उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर भी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते। क्या होती है? एक जर्मन के वैज्ञानिक थे, उनका नाम ओम था। उसने कहा कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। ठीक, और धारा कितना प्रवाहित होती है? धारा जो होती है उन दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों सिरों के देखिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। क्या होता है? भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। ये जर्मन के वैज्ञानिक ने बताया था, ओम ने। ठीक, अब देखिए इनके अनुसार होता क्या है? ये कब होता है? जबकि चालक सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होती है यदि चालक की सिरों के यदि चालक की भौतिक अवस्था में, भौतिक अवस्था क्या हो सकती है? दाब, ताप, इसको क्या कर दिया जाए? अपरिवर्तित रखें। क्या रखें? अपरिवर्तित रखें तो चालक में उत्पन्न धारा आई जो होती है इसके अनुपाती होती है। ठीक, ये कब होता है? जब भौतिक अवस्था को अनपरिवर्तित रखा जाए। ठीक, फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज ना किया जाए। ये तो होता है। वैज्ञानिक जो जर्मन के वैज्ञानिक ओम थे, उन्होंने कहा कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। इन्होंने इतना कर दिया। अब उनके अनुसार क्या होता है? उन्होंने फिर कहा कि यदि चालक के सिरों के बीच विभवांतर आरोपित करते हैं तो भी जो है मतलब दोनों सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुपाती होता है। यदि चालक का जो चालक तार का भौतिक अवस्था में कोई चेंज न किया जाए, तो भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न किया जाए तो क्या होता है? भी प्रोपोर्शनल आई। क्या होता है? भी प्रोपोर्शनल आई। हम भी को प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हटाते हैं तो आता है आई इंटू आर। क्या होता है? आई इंटू आर। इसी आर को बोलते हैं प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। इसी का बोलते हैं रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध। तो ओम का नियम समझे होंगे क्या होता है? ओम का नियम। उसके बाद से प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार के वह गुण है, किसी चालक के पदार्थ का वह गुण है जो उस चालक तार में बहने वाली धारा का विरोध करता है। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। और ये जो आई बोलते हैं करंट, धारा होती है। धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। छोटी इकाई मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, जो सब कुछ हो सकता है, लेकिन जनरली स्टैंडर्ड मान लेते हैं हमको विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, प्रतिरोध का मात्रक ओम। क्या होता है? अब हम देखेंगे सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है? सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो टाइप हो जाते हैं, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल। सबसे पहले देखते हैं हम सीरीज कम्बिनेशन। क्या होता है? श्रेणी क्रम। क्या होता है? सबसे पहले
श्रेणी क्रम। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन या इसको बोलते हैं हिंदी में श्रेणी क्रम। देखिए इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं। सीरीज का मतलब होता है एक इंड को दूसरे इंड से जोड़ देना। जैसे मान लिया वायर जोड़ते हैं ना, एक दूसरा सिरा यहाँ से लिया, फिर दूसरे सिरे को यहीं से जोड़ दिए, फिर तीसरा सिरा ऐसे जोड़ दिए, ऐसे जो मतलब ये एक रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ते रहते हैं। क्या होता है, एक क्या होता है सीरीज में, सीरीज मतलब होता है श्रेणी। क्या होता है सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। देखिए ऐसे जुड़ता है। जैसे मान लेते एक रेजिस्टेंस हमारा आर है, क्या होगा R1 मान लेते हैं। दूसरा हम ले लेते हैं, मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस है, R2 मान लेते हैं इसको, और एक रेजिस्टेंस को मान लेते हैं हम R3। क्या मान लेते हैं इसको R3। तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज में जोड़े गए हैं। किस में जोड़े गए हैं, सीरीज में। और देखिए यहाँ पर जो जिधर साइड बड़ा होता है लाइन वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जो छोटा होता है वो होता है हमारा निगेटिव टर्मिनल, सॉरी वो क्या होता है हमारा निगेटिव टर्मिनल। अब देखिए ये हमारा बन गया सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए मान लेते हैं हमारा 3 रेजिस्टेंस R1 R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं। क्या हो, श्रेणी क्रम में जुड़े। देखिए जब सीरीज में जुड़ा होता है, मान लेते हैं यहाँ से आपके करंट, इसमें करंट कहाँ जा रही है, यहाँ से बैटरी से निकल के करंट I फ्लो हो रही है। कितना करंट फ्लो हो रही है, I। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट समान होता है। क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आपका करंट मीन्स धारा समान होता है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट अलग अलग होता है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ से धारा आई जा रही है तो यहाँ पर भी आई जाएगी और यहाँ भी आई जाएगी, और तीनों रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट आपका आई ही होगा। क्या होगा, तो देखिए यहाँ भी करंट आई जाएगी, यहाँ भी करंट आई रहेगी, और इस टर्मिनल पर भी करंट आई जाएगी। अगर मान लेते हैं ये पॉइंट ये मान लेते हैं, और ये सिरा मान लेते हैं आपका ए वाला रेजिस्टेंस R1 का है, ठीक। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक बी टर्मिनल है, और ये जो आपका C और D है, ठीक। तो अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आपका सेम होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग। हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा। तो मान लेंगे कि हमारा R1 के अक्रॉस, R1 रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, V1 है। क्या हो गया, R1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, V1, ठीक। और R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, V2, और R3 के अक्रॉस वोल्टेज हो गया आपका V3। जबकि करंट क्या होगा, तीनों में समान होगा। करंट क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट समान होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है और करंट आपका अलग अलग होता है, ठीक। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग हो गए, करंट सेम हो गया। देखिए तो बात करेंगे इसके वोल्टेज भी क्या है, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज V बराबर हो गया V1। क्या होगा, इसके वोल्टेज A और B R1 के क्रॉस, R1 के एक क्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, R1 के क्रॉस वोल्टेज, R1 के क्रॉस वोल्टेज। यहाँ पर V1 है, क्या है, मान लेते हैं V1। तो V बराबर क्या होता है, ओम के नियमानुसार क्या होता है, IR होता है, IR। जबकि इसके क्रॉस R1 रेजिस्टेंस है तो IR1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, IR1, क्या हो जाएगा, IR1। इसी तरह R2 के क्रॉस वोल्टेज देखा जाएगा, R2 के क्रॉस वोल्टेज, R2 मतलब इसको हम R1 के क्रॉस का मतलब यही बोल सकते हैं A और B के बीच वोल्टेज, यह भी बोल सकते हैं हम A और B के बीच वोल्टेज, R2 के बोल सकते हैं B और C के बीच वोल्टेज। तो R2 के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, V2 माने हैं, V2 माने तो V बराबर का I समान है R, क्या है, R2 यहाँ पर है IR2। इसी तरह से R3 के क्रॉस वोल्टेज, R3 के क्रॉस वोल्टेज, R3 के क्रॉस वोल्टेज V3 हो जाएगा। अगर तो क्या हो जाएगा, IR3, क्या हो जाएगा, IR3। अब देखिए वोल्टेज
देखिए अब यहाँ से अगर वोल्टेज सेम है, यही वोल्टेज 3 भागों में बट रहा है, क्या आ रहा है, ये जो वोल्टेज कैपिटल V है यही जो 3 भागों में बट रहा है। तो अगर हम 2 रुपये को अलग अलग भागों में बांटते हैं 3 भागों में, तो क्या होता है, तीनों जोड़ करके बड़े अलग समान होता है। तो यही जो कैपिटल V हमारा वोल्टेज है, इन तीनों वोल्टेज के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा, इन तीनों जो वोल्टेज अलग अलग V1 V2 और V3 तीनों के एक वोल्टेज के योग के बराबर होगा कैपिटल V। क्यों, क्योंकि हमारा V जो है आपका टोटल वोल्टेज यही 3 भागों में बट रहा है, तो V बराबर हो जाएगा, कैपिटल V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। कैपिटल V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए हमारा V1 का मान IR1 है, इसको ये जो ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम के नियमानुसार अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी बताया क्या होता है। तो एक ओम्स लॉ के अनुसार V1 IR1 हो गया, V2 IR2 और V3 बराबर IR3। तो V बराबर होता है कैपिटल V जो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होगा। तो कैपिटल V जो है V1 क्या है, IR1 है, IR1, V2 का IR2 है और V3 है IR3 है। अब देखिए यहाँ पर R आपको कॉमन दिख रहा होगा, सॉरी I आपको पूरे में कॉमन दिख रहा होगा, I को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कैपिटल V बराबर हो जाएगा कैपिटल I R1 प्लस R2 प्लस R3। कोष्ठ बंद कर दिया। अब इसको उठा के इधर कर दें V बटे I। अभी ओम का नियम क्या पढ़े थे, V प्रोपोर्शनल I हुआ था, तो V बराबर का आया था IR आया था, IR आया था। तो अगर V को इधर कर दें V बटे I तो क्या आ जाएगा, R होगा। ये होता है हमारा ओम का नियम। जो चीज़ यहाँ लिखाया गया है वही चीज़ दोनों बराबर है, तो V बटे I बराबर होता है R के बराबर। तो इसको धर कर यहाँ पर गुणा है में, आपको पक्षांतर करने बाद डिवाइड में हो जाएगा। तो V बटे I क्या हो जाएगा, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, V बटे I बराबर क्या होता है, R। क्या होता है, V बटे I बराबर क्या होता है, R। तो हम इसको मान लेते हैं कैपिटल R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, जो छोटा छोटा रेजिस्टेंस होगा 3 भाग 4 भाग से जितना भाग रहेगा। तो अगर 5 रेजिस्टेंस है तो डाट डाट 5 जगह n रेजिस्टेंस है तो इसी तरह आपका n R1 हो जाएगा। लेकिन आपका ये होगा था अगर 3 रेजिस्टेंस रहेंगे तो हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर 2 रेजिस्टेंस होंगे R1 प्लस R2 होगा सिर्फ। ये होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला, कैपिटल R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 यदि 3 रेजिस्टेंस हो तो। ठीक, सबसे पहले समझना है 3 चीज़ों को ध्यान देना है। ओम का नियम पता होना चाहिए आपको। एक बात तो ध्यान होना चाहिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट जो होती है समान होती है पूरे सर्किट की, और यहाँ से जो निकलेगी यहाँ भी करंट समान होगी। और वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के पास वोल्टेज अलग अलग क्यों होगा कि वोल्टेज ड्रॉप होता है। क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, करंट को कैरी किया जाता है। करंट क्या करते हैं, कैरी करते हैं। वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप होता है। ठीक, तो यहाँ से अगर यहाँ ले आते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ से यहाँ ले जाएंगे कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ पर कुछ और वोल्टेज होगा, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज कम हो जाएगा, बेसी हो जाएगा जो भी। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है V1 V2 प्लस V3 किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा। ओम का नियम का होता है IR होता है। क्या होता है, IR। तो V1 बराबर हो जाएगा IR1, इस तरह V2 IR2 और V3 IR3। कैपिटल V जो हो जाएगा देखो, क्योंकि हमारा V जो है इसी V से ही तीनों बन रहा है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3। अब देखिए V1 IR1 है, V2 IR2 और V3 IR3 है। अब दोनों को जोड़ दिए, ये आपको इसमें I कॉमन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, I कॉमन। अगर I कॉमन निकाल लेंगे तो I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में V बटा I क्या होता है, R। क्या होता है, R। तो R हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये जो होता है परीक्षाओं में आपका थ्योरी भी पूछी जाती है, इसका डेरिवेशन हाई स्कूल इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में, और इस पे सवाल बहुत हमेशा पूछा जाता है आपको, और आगे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये।
सीरीज के बाद क्या हमारा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन या फिर समांतर क्रम। क्या है आपका ये समांतर क्रम। क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें क्या करते हैं, आपको मान लेते हैं कि 3 रेजिस्टेंस जो है R1 R2 और R3 अलग अलग सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़े। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब एक सिरा हो गया, दूसरा सिरा इस यहाँ से जुड़ा होगा, ऐसे होगा। क्या हो गया ये सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या हो गया, मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस R1 है, R2 और R3 सीरीज में जुड़े हुए, एक दूसरे से पैरेलल में जुड़े हुए। ठीक, अब इसके अक्रॉस कोई क्या होगा, आपका सोर्स होगा, वोल्टेज सोर्स होगा भाई कोई। मान लेते हैं वोल्टेज V है प्लस माइनस। अब देखिए, अब यहाँ बनाने के बाद आप लिख देंगे कि मान लेते हैं 3 रेजिस्टेंस R1 R2 और 3 चित्र के अनुसार जुड़े गए हुए। क्या है, सीरीज के अनुसार जुड़े गए, इसके क्रॉस वोल्टेज V है। अब देखिए, अब जो करंट फ्लो होती है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, करंट जो होती है यहाँ पे जब यहाँ जाएगी I का, मान लेते हैं करंट यहाँ से वोल्टेज के क्रॉस यहाँ से करंट I फ्लो हो रही है, कैपिटल I। अब यहाँ पर देखेंगे जब करंट जो होगा 3 भागों में बट रहा है। क्या हो रहा है, करंट 3 भागों में बट रहा है। तो मान लेते हैं इसके क्रॉस करंट I1 फ्लो हो रहा है, और यहाँ से करंट I2 हो रहा है, और यहाँ से करंट I3, 3 भागों में बट रहा है। लेकिन वोल्टेज क्या होता है, पर सीरीज कॉम्बिनेशन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से यहाँ तक जो अगर वोल्टेज V है तो यहाँ वोल्टेज V होगा, और यहाँ भी वोल्टेज V होगा। क्या होगा, तीनों में क्या होगा, वोल्टेज V होगा, और करंट क्या होगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा, I1 I2 और I3 में। तो हम देख लेंगे ओम के नियमानुसार, ओम्स अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार। देखिए, इसके बीच करंट I1 है, I2 और I3। तो हम बात करते हैं रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस करंट। किसकी बात करते हैं, हम बात करेंगे इसके अक्रॉस करंट। देखो V तो सेम है, यहाँ पर तीनों में सेम है, और रेजिस्टेंस करंट तो आप क्या बोलते हैं, प्रतिरोध तो दिया ही गया है। तो हम क्या देखना, इसमें करंट देखेंगे कि करंट क्या है। देखिए, हम बात करेंगे R1 के अक्रॉस करंट, R1 के अक्रॉस फ्लो होने वाली करंट क्या होगी। देखिए, R1 के अक्रॉस बहने वाली धारा या फिर फ्लो होने वाली करंट, I बराबर होता है V/R। क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, I = V/R। तो अगर ये जो हमारा I की जगह I1 निकाल लें तो क्या हो जाएगा, V तीनों में सेम है, और करंट क्या है, R1 है, अरे सॉरी प्रतिरोध का है R1 के क्रॉस ले रहे हैं, तो I1 हो जाएगा V/R1। क्या हो जाएगा। अब इसी तरह ले लें हम R2 के क्रॉस करंट, R2 के क्रॉस करंट, अब R2 के क्रॉस करंट क्या हो जाएगा आपका। देखिए, R2 के क्रॉस करंट क्या हमारा I2 है, I2 हो जाएगा V/R2। क्या हो जाएगा, V/R2। क्या हो जाएगा, V/R2। 1 इक्वेशन 2। और अब देखिए इसी तरह R3 के क्रॉस करंट, I3 है, I3 हो जाएगा V/R3। अब इक्वेशन 1 2 और 3। अब देखिए, कैपिटल I जो है 3 भागों में बट रहा है, करंट डिवीजन के नियम के अनुसार क्या है, I जो है 3 भागों में बट रही है, तो I1 प्लस करंट डिवीजन नहीं, क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट नियम के अनुसार, किरचॉफ के करंट के नियम के अनुसार
इस पॉइंट से इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। तो हम बात करें इस पॉइंट की देखिए इधर से आने वाली धारा जो है जाने वाली धारा के योगफल के बराबर होगी। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू केसीएल लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ। केसीएल को बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम, फिर किरचॉफ करंट लॉ, फिर किरचॉफ का धारा का नियम, किरचॉफ के धारा का नियम क्या बोलते हैं इसको, केसीएल बोलते हैं इंग्लिश में, या फिर किरचॉफ करंट लॉ। अब देखिए किरचॉफ के धारा के नियम के अनुसार क्या होता है, किसी भी पॉइंट के पर इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होती है, या फिर किसी भी पॉइंट पे करंटों का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस I2 प्लस I3। कैपिटल I जो होगा, देखिए यहाँ से I आ रही है और यहाँ से 3 भागों में I1 I2 I3 3 भागों में बट गया, तो कैपिटल I जो होगा इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। क्या होगा, इन तीनों के योगफल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पर I1 I2 और I3 को मान को उठाकर रख दिया, फिर तीनों समीकरण को उठाकर जोड़ दीजिए, तो I बराबर हो जाएगा I1 का मान V बटे R1 है, प्लस I2 का मान V बटे R2 है, और R3 का मान V बटे R3 है। अगर यहाँ से देखिए कैपिटल I में भी आपको कॉमन दिख रहा होगा, तो कॉमन निकालेंगे तो R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 के बराबर होगा, I बराबर। अब देखिए यहाँ पर अगर उल्टा कर दें या फिर पक्षांतर कर दें, यहाँ पर गुणा में है इधर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा I बटे V, I बटे V बराबर हो जाएगा 1 बटे के R1 प्लस 1 बटे के R2 प्लस 1 बटे के R3। तो अब देखिए ओम का नियम क्या होता है, V बटे R होता है या फिर V बराबर IR होता है, तो I बटे V बराबर देखिए V बराबर होता है IR होता है, तो अब V बटे I बराबर क्या होता है, R होता है। तो अगर यहाँ पर I बटे V हो जाएगा तो 1 बटे R हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बटे R किरचॉफ के नियम के अनुसार। तो I बटे V हो जाएगा आपका 1 बटे R हो जाएगा, 1 बटे कैपिटल R बराबर किसके हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर क्या हो जाएगा। यही होता है हम आपका सीरीज का पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी जितना रेजिस्टेंस जुड़ा 4 5 6 इसी तरह n रेजिस्टेंस है तो डॉट 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 तक आपका n तक चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकलता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर सीरीज में रेजिस्टेंस दिया रहेगा आपको तो सबसे पहले देख लेना है सीरीज और पैरेलल में करंट अलग अलग होती है, हर रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज तीनों रेजिस्टेंस के थ्रू सेम होता है। ठीक, यहाँ तो समझने के बाद अब देखेंगे कि करंट जो बदल जाती है भाई, तो किरचॉफ का धारा के नियम के अनुसार किसी भी पॉइंट से आने वाली धारा प्लस जाने वाली धारा का योगफल के बराबर होती है, मतलब जो इनकमिंग करंट जो होती है आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। ठीक, क्या होती है, इनकमिंग करंट जो होती है आउटगोइंग करंट के बराबर होती है। अगर यहाँ से I निकल रही है, यहाँ 3 भागों में बट गया, तो देखिए इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस होगा I बराबर हो जाएगा V बटे R1 V बटे R। अब I2 के अक्रॉस हो जाएगा V बटे R2 और I3 के अक्रॉस जाएगा V बटे R3। अब हम देख लीजिए इसको, I जो होगा I1 प्लस R2 प्लस I3 के बराबर होगा KCL के नियम के अनुसार, KCL के नियम के अनुसार हो गया। तो अब देखिए I जो होगा तीनों मान उठा कर रख दिया I1 प्लस I2 प्लस I3 के, तो V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। अब यहाँ से V कॉमन निकाले तो 1 बटे R1 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब देखिए I बटे V हो जाएगा 1 बटे R के बराबर, तो 1 बटे R जो होगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 के बराबर होगा। तो आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों को शेयर करें। यदि जो व्यूअर्स हमारे नए जुड़े होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग को एक अलग से एनर्जी मिलती है वीडियो को और ज़्यादा कंटेंट अच्छा बनाने का। ठीक है, तो रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।